हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी हिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है, इसमें आज हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसका पहला नाम है कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लैंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस एंड न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसमें क्या होगा, अभी ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब इतनी बड़ी टॉपिक की लिस्ट है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे टॉपिक्स ही उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि हर किसी से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनसे एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किसी से जैसे कि रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें जो क्लास 8th वाले जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त का, उसमें जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ से ही पूछे गए थे। मतलब 1857 टू 1858 एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, ये सारे क्वेश्चंस उसमें से ज़्यादा पूछे गए हैं। लेकिन ये सारे टॉपिक्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी हम क्या करें, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको मर्ज करके मैं करा रही हूँ। लास्ट हमने यहाँ फर्स्ट एम्पायर तक कर लिया था। आज हम कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस एंड न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, ये चारों टॉपिक को कंप्लीट करके करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये आपका बचता है थोड़ा सा पोर्शन, इस पर भी मैं क्लब कर करके आपको कराऊंगी। तो मुझे लगता है कि 4 क्लासेस के अंदर अंदर आपकी हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हिस्ट्री के जितने भी PYQs हैं वो मैं सारे आपको एक बार में एक ही क्लास में करा दूंगी। तो आपका जो रिवीजन है टॉपिक्स का और उससे रिलेटेड PYQs का वो सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गई ये सारी चीज़। देन वी विल मूव फॉरवर्ड आवर पेडागोजी पार्ट एंड वो ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब जो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है वो आता है कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लैंड। अब इसमें क्या हुआ था, अगर हम 3000 साल पहले की बात करते हैं तो 3000 साल पहले आपका लोहा, जो एक तरीके से लोहे का यूज़ था, वो स्टार्ट हुआ था। आपका क्या हुआ था, लोहे का यूज़ स्टार्ट हुआ था। इसमें वो ही मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट हैं, अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, आपका जो कृषि वाला पोर्शन था वो भी बढ़ने लगा था। लोगों ने जो सिंचाई के लिए उपयोगी चीज़ें थी वो स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि सिंचाई के लिए उन्होंने नहरें हो गए, कुएं हो गए, तालाब बना लिए, कृत्रिम जलाशय इस तरीके के बना लिए कृषि के उत्पादक को बढ़ाने के लिए। अब इसमें एक और टर्म आता है, वो आता है सिक्के, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सिक्के की बात करते हैं, जो सबसे पुराना सिक्के थे वो कौन से सिक्के थे, वो थे आहत सिक्के। आहत सिक्के, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पुराने सिक्के कौन से थे तो वो आहत सिक्के थे, जो कि ये 500 साल तक चले थे। ठीक है, कितने साल तक चले थे, ये 500 साल तक चले थे। और ये किस चीज़ के होते थे, ये होते थे आपका चांदी और ये होते थे आपका तांबा। ठीक है, चांदी और तांबा के होते थे ये। और ये किस तरीके से, ये गोल भी होते थे, स्क्वायर भी होते थे, इनमें होता है ना कि ठप्पे से मोहर लगाते थे, इस तरीके के ये होते थे। ठीक है, ये हो गया आपका सिक्के का पॉइंट। अब इसमें एक और चीज़ आती है, अगर हम सबसे पुराने नगर की बात करते हैं, हो गया आपका सबसे पुराना नगर। अगर हम सबसे पुरानी नगर की बात करते हैं तो वो आपका आता है मथुरा। आपको पता ही है मथुरा श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 2000 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो ये क्या थी, ये कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। किसकी थी, कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ये कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। अब इसमें आपके 3 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट्स में आपका एक आ गया, ये 3000 साल पहले लोहे का यूज स्टार्ट हुआ था, सिंचाई के लिए उन्होंने चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। एक पॉइंट आता है आपका सिक्के का। तीसरा पॉइंट आता है आपका कि सबसे पुराना जो नगर था वो कौन सा था, मथुरा। 2000 साल पहले वो कुषाणों की दूसरी राजधानी भी रहा था। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट आ जाता है जो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, वो है आपका टर्म अरिका मेड़ू। अरिका मेड़ू, ठीक है, अरिका मेड़ू ये जो आपका टर्म है ये क्या है, ये एक तरीके से गोदाम था। इसके जो पुरातत्वविदों को जो अवशेष मिले हैं उसमें ये गोदाम के फॉर्म में मिला है, जहाँ से दूर दूर से जो जहाज आते थे उनसे सामान यहाँ पर उतारा जाता था और यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था गोदाम में। ठीक है, ये हो गया आपका अरिका मेड़ू। अब एक और चीज़ इसमें आ जाती है, जैसे कि
मूवेनदार की एक, अगर हम संगम कविताओं की बात करते हैं, संगम कविताओं की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है मूवेनदार। ये क्या है? मूवेनदार जो एक टर्म है वो एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, और इसका जो यूज होता है वो तीन शासक परिवारों के लिए होता है। अब वो तीन शासक परिवार कौन कौन से इसमें आ जाते हैं, वो इसमें होता है, एक होता है आपका चोर, इसमें आता है एक चेर, और आता है आपका पांड्य। ये हो गए आपके तीन, ठीक है, चोर हो गया, चेर हो गया और पांडे हो गए। ये हो गए मूवेनदार तीन मुखिया, जो कि संगम कविताओं में जिनकी चर्चा मिलती है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर होता है टॉपिक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना कि जो प्रशस्तियाँ होती हैं, प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? प्रशस्तियाँ वो होती हैं जब किसी भी राजा के बारे में जो अभिलेख लिखे जाते हैं, मतलब उसकी तारीफ में, उसकी प्रशंसा में जो रिटन में चीज़ लिखी जाती है उसको अभिलेख लिखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर समुद्रगुप्त की बात करते हैं, आपने सुना होगा समुद्रगुप्त के बारे में। अगर हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो उसकी जो उसकी बखान किए गए थे, उसकी तारीफ के वो एक तरीके से वो एक योद्धा भी था, ठीक है, एक युद्ध को जीतने वाला राजा भी था। यहाँ पर अगर मैं लिखूं युद्ध को जीतने वाला राजा, ठीक है, एक हो गया वो विद्वान। ये सारी समुद्रगुप्त की विशेषताएं हैं। विद्वान हो गया, ये उत्कृष्ट कवि भी था, उत्कृष्ट कवि हो गया, और वीणा बजाने वाला राजा। अगर हम यहाँ पर लिखें तो आपका आता है वीणा बजाने वाला राजा। एक और विशेषता थी इसकी कि ये इसको लोग ईश्वर के बराबर मानते थे, मतलब इसको जो दर्जा दिया गया था वो ईश्वर के बराबर का दिया गया था। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसको ईश्वर के बराबर का दर्जा दिया गया था, तो वो उसमें आपका आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा थे जिसको ईश्वर के बराबर का दर्जा दिया गया था। ऐसे ही एक राजा हुए थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब कितने 1400 साल तक शासन किया था, और इनके बारे में जिन्होंने लिखी थी, इनके जो एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित्र, एक बुक है, पुस्तक, उसमें इनकी एक तरीके से जीवनी लिखी है यहाँ पे, ठीक है। राजा हर्षवर्धन थे, जैसे कि समुद्रगुप्त था, उन्होंने 1400 साल तक राज्य किया था। जो उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने इनकी जीवनी हर्षचरित्र में लिखी है, मतलब हर्षचरित्र जो बुक है उसमें इन्होंने उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर तीन चीज़ आती हैं। एक आता है इसमें पल्लव, एक इसमें आता है चालुक्य, और एक इसमें आता है पुलकेशिन। पुलकेशिन, ये तीन टर्म आते हैं, ठीक है। इन तीनों टर्मों की अगर बात करी जाए तो जो ये पल्लव थे, इनका जो क्षेत्र जो था वो कांजीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक था। ये क्या थे? ये दक्षिण भारत के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राजवंश थे। कहाँ के? दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे। महत्वपूर्ण राजवंश थे, ठीक है। इनका जो क्षेत्र था वो कांजीपुरम के आसपास था। कांजीपुरम से लेकर का था नदी के डेल्टा तक, डेल्टा तक। और ये जो चालुक्य थे ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था, ठीक है। इनका जो राज्य था ये कहाँ का था? कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है, यहाँ था। और इनकी जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? राजधानी का अगर हम नाम लिखते थे वो है एहोल। इनकी एहोल राजधानी है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं
पुलकेशिन की बात करते हैं तो ये पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। ये कौन थे? ये सबसे फेमस चालुक्य राजा थे। चालुक्य राजा फेमस, ठीक है, ये थे सबसे फेमस चालुक्य राजा थे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, इसमें इतना ही पॉइंट्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। अब अगर हम बात करते हैं कल्चर एंड साइंस की, कल्चर एंड साइंस की अगर हम बात करते हैं तो जो धातु विज्ञान, इसमें सबसे पहला आता है हमारा धातु विज्ञान। धातु विज्ञान से हमें ये पता चलता है कि पुरातत्व विदों ने जो खुदाई करी है उसमें पता चला था कि जो हड़प्पावादी थे, जो ये हड़प्पावादी थे, ये एक बहुत अच्छे कुशल शिल्प थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तांबे के धातु कर्म की जानकारी दी थी। इन्होंने एक सबसे अच्छी चीज़ करी थी, इन्होंने तांबे को और टिन को मिलाया और उससे कांसा बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया था। अब अगर इनके हड़प्पावादी की बात करें तो ये कौन से युग से जुड़े थे? ये थे कांस्य युग से जुड़े हुए। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ज़रूर नोट करके रखिएगा। ठीक है, ये हो गए आपके जो कि कांस्य युग से जुड़े हुए थे। अगर हम इन्हीं के उत्तराधिकारी की बात करते हैं, अगर हम इनके उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो वो इस युग से जुड़े हुए नहीं थे। वो किस युग से जुड़े हुए थे? वो लौह युग से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये हड़प्पावादी जो थे आपके वो कांस्य युग से जुड़े हुए थे और इनके जो उत्तराधिकारी थे वो किस युग से जुड़े हुए थे? वो आपके थे लौह युग से जुड़े हुए। अब भारत जो था उसमें बहुत ही अच्छी किस्म के लोहे का विकास करा था। उसमें कौन कौन से लोहे थे जो कि भारत में थे उसका एक बार हम नोट कर लेते हैं। इसमें आता है आपका खोटा लोहा, खोटा लोहा हो गया, आपका पिटवा लोहा हो गया, पिटवा लोहा, और इसमें एक आपका आ जाता है ढलवा लोहा। ठीक है, भारत में ये लोहे की 3 विकसित किस्म मिलती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लोहे स्तंभ की, लोह स्तंभ की अगर हम बात करते हैं, अगर कभी आप दिल्ली में कुतुब मीनार गए हैं तो वहाँ पे आपने ये ज़रूर देखा होगा लोह स्तंभ है वहाँ पर। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1500 साल पहले हुआ था और आज भी ये ऐसा ही है। और ये किसने करवाया था? इसमें एक चंद्र नामक नाम मिलता है जो कि गुप्त वंश के थे। कहाँ के थे ये? गुप्त वंश के थे। अगर हम इनकी एक तरीके से इनकी कुशलता की बात करें तो इन्होंने ये इस तरीके से बनाया हुआ है कि ये आज भी ऐसा ही है और इसमें कोई जंग भी नहीं आया है। ठीक है, इतने साल पुराना है ये कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली में है, कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं आपकी शिल्पकारों की, अगर हम कुशलता की बात करते हैं आगे, तो इसमें एक और चीज़ आपको मिलती है, वो है आपका स्तूप। स्तूप आपने किसके उसमें पढ़ा था? गौतम बुद्ध के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, और जैन धर्म के बारे में भी उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था। वहाँ पर एक टर्म आती है स्तूप। स्तूप क्या होता है? स्तूप का मतलब होता है एक तरीके का टीला। टीला मतलब ये गोल भी हो सकते हैं, ये आपका चौकोर भी हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, ये आपके लंबे हो सकते हैं, ये आपके बड़े भी हो सकते हैं और ये आपके छोटे भी हो सकते हैं। मतलब छोटे छोटे भी स्तूप हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, गोल में भी बने हो सकते हैं और लंबाई में, ऊंचाई में भी बने हुए हो सकते हैं। इन स्तूप में जो सबसे कॉमन थिंग थी वो क्या था? इनकी जैसे कि सपोज हमने ये यहाँ पर इस तरीके का एक स्तूप बना दिया, इसके अंदर एक जगह होती थी जहाँ पर एक छोटी सी डिब्बी मिलती थी। इस डिब्बी में क्या होता था? जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अनुयायी जो थे बौद्ध धर्म की, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई अवशेष यहाँ पर रहता था, कोई ना कोई अवशेष यहाँ पर ज़रूर ही मिलता था। अब जब ये काम हुआ तो इस टाइम पर कुछ हिंदू जो मंदिर थे उनका भी निर्माण आरंभ किया गया। इस काल में हिंदू मंदिर भी बनने स्टार्ट हो गए थे। और इन मंदिरों में क्या हुआ था? इन मंदिरों में भगवान विष्णु, शिव और दुर्गा की पूजा होती थी।
ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है कि मंदिर का जब निर्माण हुआ, जब मंदिर बनाने स्टार्ट हुए तो कौन कौन से भगवान की पूजा होती थी वहां पर। तो विष्णु की होती थी, शिव की होती थी और दुर्गा की होती थी। ठीक है, और इन मंदिरों में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो होता था गर्भगृह। गर्भगृह आपने देखा भी होगा, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो जहां पर मेन भगवान की मूर्ति रहती है उस जो जगह होती है उसको हम गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह मानी जाती है और ऐसे ही नहीं कि कोई भी ऐसे ही है, मतलब इसके नियम भी होते हैं और जो यहाँ के पुजारी होते हैं बहुत नियम से इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम दो जगह की बात करें उसमें आता है महाबलीपुरम और ऐहोल। महाबलीपुरम और एक जगह और इसमें आती है ऐहोल। ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट, मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छी तरीके के पत्थरों से बने हुए मंदिर हैं। पत्थरों से बने मंदिर हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक उत्कृष्ट फॉर्म में अगर हम कहते हैं तो। ठीक है, ये यहाँ पर आपका हो गया, दो हो गई ये महाबलीपुरम और एक हो गया आपका ऐहोल। स्तूप आपने समझ लिया, टीला होता है, इतने बड़े होते हैं। डिब्बी एक मिलती थी जो कि बहुत कॉमन थी इनकी, जिसमें अनुयायी हो गए या उनके अवशेष किसी तरीके के होते थे। हिंदू मंदिर बनने स्टार्ट हुए थे इस युग में, जिसमें किसकी पूजा होती थी, विष्णु, शिव और आपकी दुर्गा की पूजा होती थी। एक गर्भगृह होता था मंदिर में जहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित होती थी और इसको बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता था। ठीक है, अगर इसके बाद हम अपनी बात करते हैं चित्रकला की। ठीक है, अगर बात करी जाती है चित्रकला की तो यहाँ पर क्या होता था, जितनी भी गुफाएं हो गई जिनमें विहार बनाए गए थे, जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए उनके रुकने के लिए जो जगहें बनाई गई थी, गुफाएं बनाई गई थी, उनमें देखा गया है कि उनमें बहुत तरीके के चित्र बने हुए मिली हैं। 1500 साल पहले ये बनाए गए थे। अब इनमें क्या होते हैं, इनके जो रंग हैं वो आज भी इतने चमकदार हैं कि वो आज भी ऐसे की ऐसे ही हैं। तो ये किस चीज़ से उनके रंग बनाए जाते थे, पौधों से और खनिज से। किससे होते थे वो, पौधों से होते थे और खनिज से बनाए जाते थे उनके जो रंग होते थे। अब हिंदू धर्म में बहुत सारी कहानियां हैं जो कि पहले से जुड़ी हुई हैं, जिनका जिक्र हमें भगवत गीता में मिलता है आपका, और आपका रामायण में मिलता है। ठीक है, रामायण में श्री राम जी की कहानी है और गीता में श्री कृष्ण जी एक और वो पांडव, महाभारत, इन सब के बारे में बताते हैं। ज्ञान उन्होंने दिया है भगवत गीता में। ठीक है, ये हो गया आपका चित्रकला की बात। अब अगर हम बात करते हैं अपनी साइंस की, अगर हम साइंस की बात करें तो जो खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है, इन्होंने ये संस्कृत में बुक लिखी है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्यभट्टियम। ठीक है, ये इन्होंने बुक लिखी है संस्कृत में। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ बताया है इस बुक में, जो कि दिन और रात होते हैं। दिन और रात ये ऐसे ही नहीं होते कि ऐसे ही हो गए। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और चक्कर लगाती है तब ये दिन होते हैं और रात होते हैं। हमें क्या मिलता है, हमें तो रोज़ सूरज उगता हुआ दिख जाता है और रोज़ शाम को छिपता हुआ दिख जाता है, लेकिन ये जो दिन और रात होते हैं ये उस वजह से होते हैं जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। ये इन्होंने अपनी इस बुक में भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गए खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिनकी एक बुक है आर्यभट्टियम, जो कि इन्होंने संस्कृत में लिखी है। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट आ जाता है आयुर्वेद के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो दो फेमस नाम आते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड। इसमें एक आता है चरक और दूसरे आते हैं सुश्रुत। ठीक है, अगर हम चरक की बात करते हैं तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था चरक संहिता। इनकी बुक का नाम था चरक संहिता और इनकी बुक का नाम था, इनकी जो रचना थी वो थी सुश्रुत संहिता। ठीक है, इन्होंने चरक संहिता में क्या बताया गया है, चरक संहिता में इन्होंने बताया है कि जो औषधि शास्त्र है, ठीक है, औषधि शास्त्र की सारी जो एक तरीके से होता है ना, एक सार जो मिलता है हमें कि इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं है, वो इस बुक में इन्होंने बताया हुआ है। एक तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं औषधि शास्त्र।
ठीक है, ये आपका हो गया औषधि शास्त्र। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इस बुक में जितनी भी शल्य चिकित्सा की विधि होती हैं उनका एक डिटेल में वर्णन किया गया है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। आयुर्वेद में दो नाम है जो कि बहुत ही फेमस है। एक इसमें आता है आपका चरक और एक इसमें आता है सुश्रुत, जिसमें कि चरक ने लिखी है चरक संहिता और इन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता। चरक संहिता जो है वो एक औषधि शास्त्र है और इन्होंने जो बात करी है वो शल्य चिकित्सा की करी है। ठीक है, यह आपका यहाँ पर क्लियर हो गया पॉइंट। एक इसमें खगोल शास्त्री की हमने बात करी है जिन्होंने आर्यभट्टीनम बुक लिखी है और इसमें ये बताया है कि जो दिन और रात होते हैं जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही फेमस खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने अपनी बुक आर्यभट्टीनम लिखी है। ठीक है, चित्रकला की बात करते हैं तो 1500 साल पहले ये जो चित्र मिले हैं इनके जो कलर्स हैं वो आज भी ऐसे ही हैं। वो किस चीज़ से बनाए जाते थे? अपने पौधे से बनाते थे ये और खनिज को मिलाकर बनाते थे। ठीक है, हिंदू उसमें 2 मुख्य चीज़ें हैं जिनका वर्णन मिलता है, एक होती है उसमें गीता, एक होती है उसमें रामायण। ठीक है, गीता में लिखा हुआ है जो श्री कृष्ण अपना ज्ञान देते हैं गीता में, और जो रामायण है वो श्री राम जी से संबंधित है। उनकी कहानी है कि किस तरीके से 14 साल का उनको वनवास मिला था, किस तरीके से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ये सारी जो उनकी विशेषता है, कहानी है, वो सब उसमें मिलती है। इसमें एक और पॉइंट आ जाता है जो कि फेमस, जो कि इम्पॉर्टेंट है, यह आ जाता है आपका तमिल, हाँ, ये आपका आ जाता है तमिल महाकाव्य। तमिल महाकाव्य की अगर हम बात करते हैं तो 2 महाकाव्य हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं स्टार बना देती हूँ। इसमें पहला है सिलप्पदिकारम। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप भी नोट कर लेना। दिकारम, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका, इसकी जो रचना थी वो इलांगो ने की थी। ठीक है, दूसरा इसमें आता है मणिमेखलई, ये हो गया पहला। यहाँ पर आता है आपका मणिलेखलई, मणिमेखलई, जिसकी रचना किसने करी थी? सत्यनारायण ने। इसकी रचना सत्यनारायण ने करी थी। ठीक है, ये आपके 2 इंपॉर्टेंट तमिल महाकाव्य हो जाते हैं, सिलप्पदिकारम जिसकी रचना इलांगो ने करी थी और मणिलेखलई जिसकी रचना सत्यनारायण ने करी थी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो आपके 3 टॉपिक हैं। इससे आगे आपका एक टॉपिक है जो स्टार्ट हो रहा है इस टाइम पे, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। न्यू किंग्स एंड किंगडम। ठीक है, यह आपका टॉपिक है। अगर हम इसमें बात करते हैं 700 से लेकर 1700 तक की ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो उस काल में बहुत ही, एक तरीके से कहते हैं ना कि बड़े पैमाने पर चेंजेस होने स्टार्ट हुए थे। जैसे कि नई प्रौद्योगिकी आई थी कि सिंचाई में जितनी भी क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करी थी उन्होंने, कताई हो गया, चरखे हो गया, युद्ध में अगर वो लड़ते थे तो उसमें वो बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। खान पान में भी बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे कि आलू हो गया, मक्का हो गई, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सब आ गई थी। और भी बहुत तरीके के परिवर्तन हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, जो नई प्रौद्योगिकी आई थी वो लोग साथ लेकर आए थे जो नए विचार भी लेकर आए थे। ठीक है, जैसे कि टाइम चेंज होता रहता है, तो उस टाइम पे ये टाइम था जब ये बहुत तेज़ी से बदल रहा था। अब इसको क्या कहा जाए, इसको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल इसको कहा जाता है। इस टाइम पे एक और चीज़ हो रही थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह भी अपना, कहते हैं ना कि भाग्य आजमाने के लिए एक दूसरे से इन्होंने जाना शुरू कर दिया था। अपनी ग्रुप ये चलने लगे थे एक जगह से दूसरी जगह पर कि यहाँ जाके हमें रोज़गार मिलेगा, काम धंधा हमारा स्टार्ट होगा, इस तरीके से भी होने लगा था। अब एक और चीज़ थी जिसका महत्व इस टाइम पर बढ़ा था, वो थे राजपूत। ठीक है, इस टाइम पर और कौन थे, वो राजपूत आना स्टार्ट हो गया था। राजपूत जिसको कहा जाता था राजा का पुत्र। ठीक है, ये मेनली जो होते थे ये आपके क्षत्रिय वर्ण के होते थे। किस वर्ण के होते ये थे, मेनली क्षत्रिय वर्ण के होते थे। और इस टाइम पे किसानों के बीच में भी अंतर आ गया था। किसानों के बीच में किस तरीके से अंतर आ गया था, किस किसान के पास तो बड़ी ज़मीन थी, किसी किसान के पास बहुत छोटी सी ज़मीन थी। तो एक तरीके से ये ज़्यादा और कम वाला जो फ़र्क था ये भी इस टाइम तक आ गया था। ठीक है,
अगर हम यहाँ पर इसमें क्षेत्र और साम्राज्य की बात करते हैं, क्षेत्र व साम्राज्य की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें आता है चोल, आपका आता है तुगलक और आपका आता है मुगल। ठीक है, ये 3 यहाँ पर आते हैं। एक और इसमें आता है जो कि दिल्ली का सुल्तान था, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यह आपका आता है दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसका जो टाइम था वो 1266 से लेके 1287 तक का था। ठीक है, ये एक विशाल साम्राज्य था जिसका ये शासक था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम भाषा की बात करते हैं तो जो भाषा होती है वो हर क्षेत्र की अलग होती है। जैसे आज भी आप देखते हैं कि आप थोड़ी दूरी पर जाएं तो आपकी भाषा बदल जाती है। मतलब अगर आप हिंदी भी बोल रहे हैं तो हिंदी में भी अलग अलग जगह की आपको अलग अलग फेजेस दिखाई देंगे। कोई किसी वर्ड को कैसे कहता है, कोई किसी वर्ड को कैसे कहता है। अगर आप मथुरा की तरफ जाते हैं, पूर्व की तरफ चले जाते हैं तो आपको हिंदी का एक अलग ही रूप मिलेगा। अगर आप इधर इसमें वेस्ट साइड चले जाते हैं या ईस्ट साइड चले जाते हैं तो भी आप में मतलब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई ये यहाँ का नहीं है, आप कहीं और के हो या आप बिहार के हो। बोलते सब हिंदी हैं लेकिन हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बताऊंगी अलग अलग क्षेत्र की, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लिखूँ द्वार समुद्री, जो द्वार समुद्री भाषा थी वो दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी। कहाँ पर? ये हो गई आपकी दक्षिण कर्नाटक। ठीक है, दूसरी इसमें आती है तेलंगानी। तेलंगानी जो भाषा थी वो आपकी आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा आता है इसमें गुजरी, जो कि आपकी गुजरात में बोली जाती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है माबारी। माबारी ये आपकी होती है तमिलनाडु में। उसके बाद जो आपकी आती है वो होती है गौड़ी, ये आपकी बोली जाती है बंगाल में। उसके बाद आती है अवधी, ये होती है आपकी पूर्व यूपी में। पूर्व यूपी में एक आती है हिंदवी, ये आपकी होती है दिल्ली के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप ये ज़रूर नोट करके रखना कौन सी भाषा कहाँ की है, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि द्वार समुद्र हो गया दक्षिण कर्नाटक, तेलंगानी हो गया आंध्र प्रदेश, गुजरी हो गया गुजरात, माबारी हो गया आपका तमिलनाडु, गौड़ी हो गया बंगाल, अवधी हो गया पूर्व यूपी में बोली जाती है, और हिंदी भी आपका हो गया दिल्ली के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये आपकी बोली जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जो आपका आता है सन 700 से, क्या हुआ था इसमें कई क्षेत्रों ने अपने अपने भौगोलिक आयाम तय कर चुके थे। मतलब उनकी जो भाषा थी, उनकी जो संस्कृति थी वो स्पष्ट हो चुकी थी। इसमें कौन कौन थे? इसमें आपका चोल हो गया, आपका खलजी हो गया, तुगलक हो गया, और इसमें जो एक मुगल राजवंश आता है वो जब 18वीं शताब्दी आई थी तब उनका एक तरीके से पतन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब एक और चीज़ में चेंजेस आने शुरू हुए थे, वो था एक आपका धर्म। धर्म की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, धर्म में आ गया आपका पुराना धर्म हो गया और आपका नए धर्म के बारे में जो चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। जैसे कि हिंदू धर्म में भी बहुत बदलाव आए थे, नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, और राजा हो गए, राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कराना शुरू कर दिया था, और समाज में पुरोहित के नाम पर जो ब्राह्मण थे उनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इन ब्राह्मणों को संस्कृत जितने भी ग्रंथ होते थे उनका ज्ञान था।
संस्कृत ग्रंथों का इनको बहुत बड़ा ज्ञान था, जिसकी वजह से ब्राह्मणों का आदर होता था कि भाई ये बहुत ज्ञानी है। और आपने वर्ण में भी देखा है सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण को ही माना जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ थी, नए नए धर्मों का आना स्टार्ट हो गया था, जैसे कि मुसलमान हो गए, आपके इस्लाम हो गए। ठीक है, इस्लाम हो गए, ये आने स्टार्ट हो गए। अगर मुसलमानों में की बात करते हैं तो इसमें भी दो होते हैं, आपने सुना होगा शिया और सुन्नी। ठीक है, ये होता है इनका शिया और ये होता है इनका सुन्नी। ठीक है, अब शिया जो थे वो पैगंबर साहब के दामाद थे। कौन थे? पैगंबर साहब के दामाद। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सुन्नी की बात करते हैं तो ये खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। किसको स्वीकार करते थे? ये खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, को स्वीकार करते थे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर मुसलमान भी दो तरीके के हो गए, आपका शिया और सुन्नी। जो शिया थे वो पैगंबर साहब के दामाद थे और जो सुन्नी थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ये चीज़ आती है। उसके बाद अगर हम 19वीं सदी के मध्य की बात करते हैं तो वहाँ तक आते आते अंग्रेज़ों का आगमन हो गया था। अभी आपको बीच में जिसमें जो आपका पॉइंट है सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। तो ये एंड में यहाँ पर दिया हुआ था, जो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास को तीन युगों में बांटा। उनके हिसाब से तीन युग कौन कौन से थे? आपका हो गया हिंदू, आपका हो गया मुसलमान, और तीसरा आपका उनके हिसाब से हो गया ब्रिटिश। ठीक है, ये तीन हो गए थे। और ये किस शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, ये इस विचार पर आधारित था। ठीक है, इन्होंने क्या माना कि जो शासकों का धर्म होता है वही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके ऐतिहासिक परिवर्तनों का। ठीक है, अब भारत के इतिहास में जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वैसे वैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे। जो कि अर्थव्यवस्था थी, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, जिसकी वजह से जितनी भी यूरोपीय कंपनी थी उनको वो यूरोपीय कंपनी को वो क्या करने लगी, वो अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, 17वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ था, जो कई राजवंश थे उनका उदय हुआ। ठीक है, अगर 17वीं शताब्दी की हम बात करते हैं तो बहुत सारे राजवंश थे, उनका उदय हुआ। जो योद्धा सरदार थे वो अस्तित्व में आए, योद्धा सरदार जो थे वो अस्तित्व में आए। राजा इनको क्या करते थे, जो राजा लोग थे उनको अपने मातहत या सामंत के रूप में मानते थे योद्धा सरदार को। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, 12वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आता है वृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया। वृहत संस्कृत काव्य ये क्या है? कश्मीर पर जितने भी लोगों ने शासन किया था, जितने भी राजाओं ने शासन किया था, कहाँ पर? कश्मीर पर, उसका इतिहास इस बुक में मिलता है, वृहत संस्कृत काव्य में मिलता है। ठीक है, और ये किसने लिखा था? ये आपका लिखा था कल्हड़, ये आपका कल्हड़ ने लिखा था। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे जैसे नए राजवंशों का उदय हुआ था, नए नए राजा आ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे युद्ध भी बढ़ने लगे। अब वो युद्ध किस लिए होने लगे थे? वो युद्ध होने लगे थे धन के लिए, अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए युद्ध होने लगे थे। अब जैसे कि गंगा घाटी में कन्नौज था, अगर हम कन्नौज की बात करते हैं तो वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार हो गया आपका, गुर्जर प्रतिहार, और आपका हो गया राष्ट्रकूट, और हो गया आपका पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक। ये तीनों ही एक कन्नौज राज्य के लिए सदियों तक लड़ते रहे थे, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा गया, त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा गया। ठीक है, अगर आपसे बात होती है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजा थे जो लड़ रहे थे, कौन कौन से जो ग्रुप थे वो लड़ रहे थे, तो उसमें आपका आता है पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा आता है आपका राष्ट्रकूट, और तीसरा आपका आता है पाल वंश के शासक कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। ठीक है, अब इसी तरीके का एक
अफगानिस्तान का एक शासक था गजनी महमूद, जिसके बारे में आपने सुना होगा, गजनी महमूद, जिसने कहाँ पर कितना गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था इसने। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर सोमनाथ मंदिर पर इसने 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये किसके लिए करते थे? ये मेनली धन के लिए करते थे, अपने धन को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, कौन कौन से इसमें आए थे राजा, तो वो आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं चोल राज्य की, चोल राज्य की अगर हम बात करते हैं, जो इसमें राजराज वन था, राजराज वन जो था आपका, वो सबसे शक्तिशाली चोल राजा माना जाता था। ठीक है, ये 985 में ये राजा बना था और ज़्यादातर क्षेत्रों पे इसने अपना नियंत्रण रखा हुआ था। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आपका आता है कांस्य प्रतिमाएं। कांस्य प्रतिमाएं, ये जो कांस्य प्रतिमाएं हैं ये संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। और ये जो प्रतिमाएं होती हैं ये ज़्यादातर देवी देवताओं की होती हैं। ज़्यादातर किसकी होती हैं? ये ज़्यादातर देवी देवताओं की ये प्रतिमाएं होती हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस कांस्य प्रतिमाएं होती हैं। चोल इसीलिए ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है आपका पॉइंट। अभी अगर हम बात करते हैं तो हमने आज 4 आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं, ये जिसमें आता है आपका कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लाइन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस एंड न्यू किंग्स एंड किंगडम। अब जो कमिंग वीडियो होगी उसमें हम सुल्तान, आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर या सोशल चेंज, मतलब एक साथ 4 या 5 टॉपिक जितने कवर हो पाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो विद इन 2 और 3 डेज में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्ट्री का पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। जो लोग SST की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं, जिन्होंने बुक के पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, वो अगर इस सीरीज़ को भी एक बार देख लेते हैं तो भी उनका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। जो ये ईयर है ये आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।